नमस्कार मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी के सामने अपने एक नई क्लास लेकर के। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था वर्णमाला। वर्णमाला की हमने आपको 52 वर्ण के बारे में पढ़ा चुके थे। आज हम वर्णमाला की एडवांस क्लास लेंगे जो कि वर्णमाला से रिलेटेड है, लेकिन वे क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए, बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर और करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण, आगत वर्ण, आगत वर्ण को विदेशी वर्ण भी बोलते हैं। विदेशी, विदेशी वर्ण, और इन्हें नवीन विकसित ध्वनि भी बोलते हैं। नवीन विकसित, नवीन विकसित ध्वनि, ये तीन तरह से जाने जाते हैं। आगत वर्ण, विदेशी वर्ण या नवीन विकसित ध्वनि। ये होते हैं हमारे क, ख, ग, ज और फ। ये हमारे 5 विदेशी वर्ण होते हैं। इनमें ये 5 के 5 हमारे अरबी और फारसी भाषा के हैं। अरबी व फारसी, अरबी व फारसी भाषा के हैं। इन 5 में ये 2 मुख्य हैं जो आजकल हमारी बुक में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये देखने के लिए मिल जाते हैं, ये दोनों मुख्य हैं। बाकी इन तीनों का प्रयोग अब नहीं होता है। और ये जो नीचे लगता है ना, इनके नीचे बिंदु जो लग रहा है, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता। जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगता है वे वर्ण हमारे अरबी फारसी भाषा के होते हैं। इसके बाद एक होता है आ। आ जो होता है ये है हमारा अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। ये आ हमारा अंग्रेजी भाषा का है। तो देखिए, ये विदेशी आगत या नवीन विकसित ध्वनि ये हमारी होती हैं क ख जैफ है, क ख ग जैफ है और ओ। इनकी भाषा पूछ लेता है किस भाषा के हैं ये वर्ण, या ये मुख्य कौन से हैं, या नवीन विकसित ध्वनि कौन सी, विदेशी वर्ण कौन से, या आगत वर्ण कौन से हैं। इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। एक होते हैं अमानक वर्ण। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण जो होता है ये होता है, ये होता है अमानक वर्ण। ये भय के जैसा दिखता है, बल्कि इस तरह से होता है। ये अमानक वर्ण कहलाता है। इसको वर्णमाला में अब जगह, मानक हिंदी ने इसको जगह नहीं दी है वर्णमाला में। इसको, ये पहले होता था, अब इसको जगह नहीं मिली है वर्णमाला में। मानक हिंदी में इसका स्थान नहीं है, इसलिए ये अमानक वर्ण है। देखिए, कभी कभी एग्जामिनर इसके स्थान पर भय दे देता है, इसको ऑप्शन में नहीं रखता, ऑप्शन में भय मिलता है। 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है, भय ऑप्शन में, तो भय हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। और यदि दोनों हैं तो आंसर हमारा ये ही करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये अमानक वर्ण होता है और ये हमारी विदेशी आगत या नवीन विकसित ध्वनि होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं वर्तस्य व्यंजन या वर्तस्य वर्ण। वर्तस्य वर्ण, वर्तस्य वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत और मसूड़े से लगती है। दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा से मिलकर बोलने वाले जो वर्ण होंगे वो वर्तस्य वर्ण कहलाएंगे। ये होते हैं न, रे, ले, से, जय। ये होंगे हमारे वर्तस्य वर्ण। इसके बाद होता है अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, और एक होता है एकारांत और विकारांत। देखिए, ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, इनको किसे बोलते हैं, मतलब क्या होते हैं ये देखो, अकार,
प्लस अंत से मिलकर के बनता है आकारांत। अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, आकार, आकार का मतलब है ए जिस शब्द के अंत में होता है, बोलता है, वे शब्द हमारे आकारांत कहलाते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आ स्वर की ध्वनि होती है, आ स्वर बोलता है, वो आकारांत कहलाते हैं। और जिनके अंत में ई बोलता है, ईकारांत, वो बोलता है उकारांत। तो ये देखिए, जैसे कि राम, राम में ए छिपा हुआ है, तो ये अकारांत शब्द कहलाएगा। यहां देखिए राजा, राजा में आ स्वर छिपा है अंत में, तो ये आकारांत शब्द, आकारांत कहलाएगा। रवि, रवि में ई वर्ण की आवाज आ रही है, अंत में ई वर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो ये इकारांत। नदी, नदी में बड़ी की मात्रा है, तो ये ईकारांत हो जाएगा। वस्तु, वस्तु, तो ये होता है छोटा ऊ, तो ये उकारांत हो जाएगा। और वधु, ये बड़ा ऊ है, तो ये ऊकारांत हो जाएगा। और रिकारांत के लिए पित्र, यहां री की आवाज आ रही है, तो ये रिकारांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये अकारांत इकारांत इस तरह के शब्द आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि निम्न में से आकारांत शब्द कौन सा है, या इकारांत कौन सा है, रिकारांत कौन सा है। यहां से पूछता है वर्तस्य वर्ण कौन सा है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, स्वर सहित रे, स्वर सहित रे, स्वर सहित रे कैसा होता है, ये वर्ण के पैरों में लगता है और इसका नाम होता है पदेन। इसको पदेन बोलता है। ये कहां प्रयोग होता है, जैसे कि प्राण, क्रम, द्रव, इस तरह से पैरों में लगता है। और ये जो वर्ण होता है हमारा, ये होता है पदेन, और ये स्वर सहित रह होता है, इसके साथ में स्वर जुड़ा होता है। ये देखिए किस तरह से जुड़ा होता है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले प्राण है, ये होगा पे प्लस रे और प्लस आ प्लस अण, के प्लस रे प्लस ए और प्लस में। और ये देखिए दे प्लस रे प्लस ए और प्लस वे। अब ये देखिए स्वर सहित क्यों है, रे के साथ में स्वर आ रहा है, रे के साथ में स्वर है और रे के साथ में स्वर है, इसलिए इसको स्वर सहित रह बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं स्वर रहित रह। स्वर रहित रह, इसको स्वर रहित रह क्या होता है, ये देखिए। स्वर रहित रह, स्वर रहित रह, ये स्वर रहित रह कैसा होता है, ये किसी भी वर्ण के ऊपर निकलता है और इसका नाम होता है रेफ। इसको बोलते हैं रेफ। ये कहां लगता है, कर्म, धर्म, पूर्ण, इस तरह से लगता है ये वर्ण। ये देखिए स्वर रहित इसको क्यों बोलते हैं, ये भी स्पष्ट कर लेते हैं। के प्लस ए प्लस रे प्लस में और प्लस ए, धे प्लस ए प्लस रे प्लस में और प्लस ए, पे प्लस रे प्लस ए प्लस रे और प्लस अने और प्लस ए। ये देखिए, ये जो हमारा रे आ रहा है, इसके साथ में स्वर नहीं आ रहा, इसके पश्चात स्वर नहीं आ रहा है, जिसके कारण इसको स्वर रहित रे बोलते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद ये होते हैं 3। नंबर 1 है संपृक्त ध्वनि,
संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जो हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं यदि वे अर्ध रूप में किसी शब्द के बीच में आ रहे हैं, जैसे कि संबल, डंडा, कंगन, यदि इस तरह से ये वर्ण आ रहे हैं तो ये देखिए, ये वर्ण इसके साथ में संयुक्त है, ये इसके साथ में संयुक्त है और मैं बै के साथ में संयुक्त है। बंध, ये न ध के साथ में संयुक्त हो गया। और यदि हम इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं, अर्थात इसको परिवर्तित करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा संबल, डंडा, कंगन और बंध, इस तरह से हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या देखना है कि ये जो हमारे अनुनासिक व्यंजन है इन चारों वर्णों में, ये अपने से बाद वाले के साथ भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं और अपने से पहले वाले के साथ भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिसके कारण इनको संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। इसके बाद देखिए नंबर 2, द्वित्व या युग्मक। युग्मक, द्वित्व या युग्मक ध्वनि ये कैसे होते हैं? इसके अंदर एक व्यंजन अपने युग्म में प्रयुक्त होता है, एक व्यंजन का युग्म आता है और उस युग्म में पहला वर्ण अर्ध होता है और सेकंड होता है पूर्ण। देखिए जैसे लज्जा, यहां देखिए ये वर्ण एक युग्म में आया है। दिल्ली, ये वर्ण युग्म में आया है। चप्पल, ये वर्ण युग्म में आया। जब इस तरह से कोई वर्ण आता है, एक जोड़े से आता है, एक वर्ण अपने आप में एक जोड़ा बना करके आता है, तो वो हमारा युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहलाता है। इसके बाद देखते हैं संयुक्त ध्वनि, नंबर 3। नंबर 3 पर होता है संयुक्त ध्वनि। नंबर 3 संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि, ये संयुक्त ध्वनि कैसा होता है? इसमें दो अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं और वो अपने से पहले वाले के साथ संयुक्त नहीं हो सकते। वो जिस स्थिति में एक दूसरे से संपर्क करते हैं उसी स्थिति में रहते हैं। जैसे रक्त, यद्यपि, रक्त, यद्यपि, द्रव, द्वेष। यहां देखिए ये दो व्यंजन एक साथ मिल रहे हैं, यहां दो व्यंजन द और य एक साथ मिल रहे हैं, यहां द और र एक साथ मिल रहे हैं और यहां क और त, ये जिस स्थिति में मिल रहे उसी स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण ये संयुक्त कहलाए जाते हैं। ये दोनों अलग अलग वर्ण होते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रिय छात्र और छात्राओं, ये हमारे उच्चारण के आधार पर 3 भेद थे। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। बढ़ते हैं इसके बाद वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद क्या होता है? ये देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। रामायण, रामायण में वर्ण विच्छेद करते हैं। ये होगा रे प्लस आ प्लस मैं प्लस आ प्लस ये प्लस ए और प्लस ने और प्लस ए। ये हो जाता है रामायण का वर्ण विच्छेद। प्रवीण, प्रवीण का देखिए जरा, ए प्लस रे प्लस ए प्लस वे प्लस ई प्लस अने और प्लस ए, प्रवीण।
दृष्टि, ये देखिए द प्लस री, द प्लस री और प्लस है और प्लस टे प्लस ई, ये हो जाता है दृष्टि। वर्ण विच्छेद जो होता है इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना होता है। ये हमारी वर्णमाला की जो एडवांस क्लास थी, ये हमारी एडवांस क्लास कंप्लीट हो जाती है। आज हमारी वर्णमाला पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो सभी प्यारे बच्चों, जिसने हमारी वर्णमाला की क्लास कंप्लीटली देखी है, एक बार फिर देखें और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आता है आपको सेम टू सेम यहाँ से नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, बढ़ेंगे एक कदम सफलता की ओर।